हाँ जी, स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लासिकल डांसेस की सीरीज़ में आज हम दो जो डांसेस कवर करने वाले हैं उसमें से पहला है कथक और दूसरा होगा नॉर्थ ईस्ट का मणिपुरी। आज की टोन जो थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न इंडिया के क्लासिकल डांसेस हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे सदर्न क्लासिकल डांसेस से। तो जब भी बात करते हैं कथक की तो कथक का जो जन्म माना जाता है वो यूपी एरिया माना जाता है। हालांकि जिसके कुछ घराने हैं वो और भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि राजस्थान जो कि जयपुर घराना जो कि काफ़ी फेमस है। ये आप देख रहे हैं बिरजू महाराज जी जो कि सबसे प्रोमिनेंट कथक डांसर्स में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने इवन एक्टर्स को भी यहाँ पे डांस सिखाने का काम किया है। तो नॉर्थ इंडिया का इकलौता जो डांस है जिसको क्लासिकल डांस का दर्जा जो हासिल है, डैट इज़ योर कथक। ठीक है, आज इसी की बात करेंगे। और इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो म्यूज़िक इसके साथ कंपनी कर रहा होगा वो कार्नेटिक म्यूज़िक नहीं होगा जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूज़िक होगा जो कि नॉर्थ इंडिया का म्यूज़िक है और जिसके अंदर अरबी फ़ारसी के एलिमेंट्स भी कहना कहीं शामिल है। उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे कि हिंदुस्तानी कर्नाटक म्यूज़िक क्या है, लेकिन कथक के साथ जो म्यूज़िक एकम्पनी करता है डैट इज़ हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड नॉट कर्नाटक, जैसे कि हमने भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और बाकी क्लासिकल डांसेस की बात की है जो कि सदर्न एरिया से आते हैं। अब यहाँ पे कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश से इसका कहीं ना कहीं जन्म होता है ऐसा माना जाता है। और कथक वर्ड को अगर हम देखें तो ये कथा वर्ड से कहीं ना कहीं ओरिजिनेट करता है। वैसे हमने बाकी क्लासिकल डांसेस में भी ये चीज़ें देखी हुई हैं कि एक नरेटर होता है और उसके साथ डांस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है और स्टोरी को एक बहुत ही विचित्र या फिर डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट करने का एक काम जो है वो क्लासिकल डांस में किया जाता है। तो यहाँ पे कथक जो है वहाँ पे भी कुछ भी अलग नहीं है। कथा यहाँ पे एक स्टोरी यहाँ पे नरेट की जाती है, स्टोरी सुनाई जाती है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसके अंदर यहाँ पे क्लासिकल डांस और जेस्चर्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। तो क्लासिकल डांस की अगर हम बात करें, यहाँ पे कथक की बात करें तो इट इज़ नथिंग, एक स्टोरी को अपने जेस्चर्स, अपने डांस के थ्रू यहाँ पे विशेषकर पेश करना, उसको हम कथक यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, कथकली से इसको कंफ्यूज नहीं करना, एक और चीज़ है। हालांकि टर्म में कुछ कुछ डिफरेंट एक जैसे लगेंगे, कथकली ALI का यहाँ पे डिफरेंट है अगर हम वर्ड्स की बात करें, लेकिन अदरवाइज डांस की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। कॉस्ट्यूम की बात, एरियाज़ की बात, ठीक है, जो कथकली है वो केरला को बिलोंग करता है और ये नॉर्दर्न इंडिया को बिलोंग करता है। कर्नाटक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक का भी यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, तो दोनों में कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया का इकलौता डांस है जैसे कि हम बात कर चुके हैं। और इस मेरी स्नोडग्रास नाम की एक एक्सपर्ट हैं, उनका ये भी कहना है कि जो कथक का जो बैकग्राउंड है वो 400 BC तक जाता है, मतलब कि 2000 साल से भी पुराना डांस जो है वो हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी थीम्स कहाँ से आती हैं। तो जैसे हमने बात की कि कथा को यहाँ पे कहीं ना कहीं बोलने का काम किया जाता है, एक कथा या फिर स्टोरी को नरेट करने की बात की जाती है, तो वो कथा कौन सी है। क्या बाकी क्लासिकल डांसेस की तरह यहाँ पे भी वैष्णविज्म थीम रहेगी, भगवान कृष्ण उनकी गोपियों या फिर राधा जी की यहाँ पे थीम रहेगी? तो बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड कृष्ण से जो रास लीला जुड़ी हुई है, लॉर्ड कृष्ण और गोपियों की, ठीक है, उन्हीं के साथ जो है जो थीम्स हैं कथक की कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, उन्हीं को यहाँ पे डांस के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम किया गया है। तो क्लासिकल डांस में जो सारे डांसेस में कॉमन चीज़ आ जाती है वो है डिवोशनलिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरीज नरेट की जा रही हैं उनका सीधा जो ताल्लुक है वो भगवान से है। मेनली उसमें जो थीम है वो वैष्णविज्म आती है, भगवान विष्णु और उनके जो सबसे प्रोमिनेंट अवतार माने जाते हैं डैट इज़ लॉर्ड कृष्ण। सो मतलब कि कथक जो डांस है वो भी भगवान के टुवर्ड्स अपना एक डिवोशन दिखाने का एक या फिर एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, जस्ट लाइक हमने बाकी क्लासिकल डांसेस में जो बात की है। ठीक है, इसके अंदर म्यूज़िक, डांस, जो नैरेटिव है, आपका एक्टिंग है, जेस्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। किस तरीके से अलग है वो भी यहाँ पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, जो कथक है इसको यहाँ पे मुस्लिम जो राजा हैं, सुल्तान हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट किया, पेट्रनाइज किया। ठीक है, वाजिद अली शाह जो कि अवध के एरिया के नवाब थे, वो तो खुद भी परफॉर्म करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं कथक डांस को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अवध की बात करें तो लखनऊ के आसपास का इलाका उसको कहीं ना कहीं माना जाता है। ठीक है जी, तो जैसे कि हमने बात की है कि वैष्णवाइट थीम, ठीक है, जो कि ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो वैष्णविज्म है ये प्रेजेंट तो पहले से है, लेकिन इसका जो मेन एक पुश मिलता है सबसे ज़्यादा, जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पॉपुलर होना शुरू होता है, वो 15 सेंचुरी से होता है। मतलब कि आप
1500 के आसपास लगा लो, आज से 400, 500, 600 साल पहले। तब ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू होता है और पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ये प्रभावित करता है। तो उसके बाद कथक का जो डेवलपमेंट है, एवोल्यूशन है, और ज़्यादा वैष्णवाइट तरीके से होता है। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट ये थीम्स आनी शुरू होती हैं, जिसमें से राधा कृष्ण वाली जो थीम है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जब हम मणिपुरी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी राधा कृष्ण जी की जो थीम है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन याद रखना, वैसे कथक को हम कहीं ना कहीं दरबारों से और सुल्तान के जो उनके जो दरबार होते थे लगे हुए, उनके साथ हम एसोशिएट करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, ये भी डिवोशनलिज्म के एस्पेक्ट से परफॉर्म किए जाते थे और टेम्पल्स में यहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है, टेम्पल कोर्टयार्ड में, और ये कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ से जुड़े हुए ये डांस थे। तो कथक भी अगर इस एस्पेक्ट में देखा जाए तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी तो फिर भी हम थोड़ा फोक टेल्स या फिर फोक कल्चर से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़े हुए हैं। लेटर ऑन मुगल्स या फिर जब उसके बाद और मुस्लिम राजा आए, जैसे हमने वाजिद अली शाह जी की बात की, उसके बाद ये दरबारों में परफॉर्म किए जाने लगे, जिसके बाद इसकी जो हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट है थोड़ी सी कम आ गई। हालांकि उन्होंने प्रमोट किया, ठीक है, लेकिन जो इज्जत इनको पहले मिलती थी टेम्पल में जब परफॉर्म करती थी, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कम होने लगी और ये काफ़ी बदनाम भी हुआ जो कथक डांस है। जब ब्रिटिश आए तो उस टाइम पे जो डिक्लाइन है कथक का, वो बहुत ज़्यादा रैपिड पेस पे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम राजा भी आए हैं, ब्रिटिश का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। तो इसकी वजह से जो एक यहाँ पे जो एक पॉपुलर नैरेटिव है, जो यहाँ पे प्योरिटी है इस डांस की, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती हुई दिखती है मॉडर्न एज में। हालांकि आज़ादी के बाद फिर से इसको कहीं ना कहीं रिवाइव कर दिया गया है। कथक डांस के अगर फीचर्स की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा इंट्रिकेट फुटवर्क, पैरों का मूवमेंट, पैरों का तेज़ मूवमेंट और पैरों के अराउंड पिराउट्स जिसको बोलते हैं, स्पिन्स, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्पिन्स आपको कथक में ही मिलेंगे। ऐसे स्पिन्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। रादर ये कथक जो जाना जाता है अपने स्पिन्स के लिए जाना जाता है, अपनी बहुत बढ़िया फुटवर्क के लिए जाना जाता है। ठीक है, आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो डांसर है वो काफ़ी स्पिन्स परफॉर्म कर रही हैं। तो ये सबसे खास बात यहाँ पे होती है। हैंड जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट, और यहाँ पे जो फीट हैं, फीट का मूवमेंट है, यहाँ पे हैंड जो हाथ से जो मुद्राएं बनाते हैं, जेस्चर्स हैं, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और फीट का जो फुटवर्क की हमने बात की, उसका रोल तो यहाँ इंपॉर्टेंट है ही है। और हैंड और यहाँ पे आई और जो फेशियल जेस्चर्स हैं, उनका भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट डांसेस में से एक है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाती है बीच में अगर कथक डांस की हम बात करते हैं। अब जब भी कोई डांस देखेंगे तो आपको उड़ीसी, मणिपुरी, बाकी डांसेस से स्पीड बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगेगी, क्योंकि शॉर्ट अगर हम बात करें, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट जो सीक्वेंसेस होते हैं कुछ कथक के, उसमें काफ़ी स्पीड से चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, जिसमें से वो स्पिन भी होता है, जो कि एक ट्रेडमार्क यहाँ पे एक फीचर कह सकते हैं कथक का। ठीक है, जैसे मणिपुरी में हमने बात किया था कि वेस्ट का काफ़ी मूवमेंट होता है, त्रिभंग पोज होता है, तो यहाँ पे उस तरीके की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, और एक और यहाँ पे जो शुरू में ही हमने बात की कि बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, वो आता है म्यूज़िक का। हिंदुस्तानी म्यूज़िक यहाँ पे यूज़ किया जाता है बजाय कर्नाटक म्यूज़िक। हमने जाति, स्वरम, तिलाना, ये सारी चीज़ें बात की थी जब भरतनाट्यम और बाकी चीज़ों की बात कर रहे थे, तो ये चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट होंगी। ठीक है, तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक के साथ ही हम इसको कहीं ना कहीं जोड़ के देखेंगे। और यहाँ पे डांस, ड्रामा, जो चीज़ें हमने बाकी क्लासिकल डांसेस में की हैं, वो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद होंगे। अब यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूज़िक के कुछ हिस्से हैं, हिंदुस्तानी म्यूज़िक के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि ख्याल, ध्रुपद, जो कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे स्टाइल्स हैं। इनको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है कथक के साथ, ये भी कथक के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको हम सेपरेटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जुगलबंदी, जुगलबंदी जो टर्म आया वो भी कथक के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, तबला, एक तबला मास्टर होते हैं और जो डांसर होती हैं, तो तबले मास्टर जैसे अपनी ट्यून बजाते हैं, जिस तरीके से अपना वो तबला प्ले करते हैं, उसी तरीके से डांसर उस तबले की ट्यून को कहीं ना कहीं कॉपी या फिर सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करती हैं। तो मतलब कि तबला मास्टर और जो कथक डांसर हैं, उनके बीच में एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसको हम जुगलबंदी कह देते हैं। हम ये भी कहते हैं कि दो बंदे आपस में कुछ बात कर रहे हैं कि भाई इनके बीच में कुछ जुगलबंदी चल रही है। तो सिमिलर जो है क्लासिकल डांस में भी एक जुगलबंदी यहाँ पे होती है। तो इस तरीके की टर्म्स हम यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे घाघरा, चोली और यहाँ पे व्हील जो होता है वो भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। घाघरा जो है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और घुंघरू,
घुंघरू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे कथक में ही है, क्योंकि फुटवर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसी डांस में है। ठीक है, मणिपुरी की जब बात करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे घुंघरू यूज़ नहीं होंगे, वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट अपना फुटवर्क रखना होता है। लेकिन यहाँ पे पैटर्न जो बनाया जाता है वो फुटवर्क से बनाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है। ठीक है, घाघरा जो होता है जब वो स्पिन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मूव करता है घाघरा भी, ये चीज़ भी ट्रेडमार्क आप कह सकते हो कथक का। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एंकल बेल्ट जैसे हमने घुंघरू की बात की है, वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे रहती है। अगर आदमी परफॉर्म करें तो धोती कुर्ता या फिर चूड़ीदार जो आपका पजामा वगैरह होता है, ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पे पहन लेते हैं। अब एलिमेंट्स कुछ देखते हैं कथक के, जैसे कि हमने बाकी डांसेस में यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, आनंद, थाट, टोडाज और टुकड़ास, पदांत, तराना, कम, क्रमाल्या, इसी सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आनंद है जबकि कथक जो डांसर है वो एंटर कर रही है, तो धीरे धीरे स्लो टेम्पो से यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे वंदना भी होती है, मतलब भगवान की ब्लेसिंग भी ली जाती है, जस्ट लाइक इन अदर क्लासिकल डांसेस। तो वो आनंद में कहीं ना कहीं आ जाती है जब डांसर एंटर करती है स्टेज में, तो पहले वंदना वाली बात होती है, सो डैट इज़ आनंद। उसके बाद थाट आता है जहाँ पे स्लो मूवमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट होती हैं। ठीक है, नेक, आईब्रोज, रिस्ट, जैसे मैंने बात की कि जो हैंड जेस्चर्स हैं और जो फुटवर्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहाँ पे एक स्लो टेम्पो बिल्ड होना शुरू होता है। उसके बाद टोडाज एंड टुकड़ाज, अब यहाँ पे जो कथक का टेम्पो है जो कि बाकी क्लासिकल डांसेस इसको अलग करता है, इसका टेम्पो खासा तेज़ हो जाएगा। और यहाँ पे होता क्या है टोडाज और टुकड़ाज में, जैसे डांसर डांस कर रहा है तो बहुत छोटे टाइम के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए बहुत तेज़ हो जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा, उसके बाद फिर तेज़ हो जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा, मतलब स्मॉल पीसीज ऑफ फास्ट रिदम होता है। कुछ ही सेकंड के लिए, कुछ ही टाइम के लिए वो टेम्पो फास्ट हो जाता है, तो डैट इज टोडाज एंड टुकड़ास। उसके बाद पदांत आता है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बोल्स को, जो पीछे से बोलियाँ चल रही हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने का काम किया जाता है, क्योंकि इनके साथ भी एक टीम होती है। ऐसा नहीं है कि जो कथक परफॉर्मर अकेली लगी हुई है, उनके साथ तबला मास्टर होते हैं और पीछे से हिंदुस्तानी म्यूज़िक को रिसाइट करने वाले भी होते हैं। ठीक है, उसी की ट्यून पे ये डांस हो रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तराना। ठीक है, यहाँ पे प्योर डांस होता है, तराना में नृत्य, जो कि प्योर डांस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है और काफ़ी स्पीड में ये चीज़ आती है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्रमाल्या जो कि बिल्कुल एंड वाला यहाँ पे डांस है, एंड वाला सीक्वेंस है, उसके बाद एंड हो जाता है अगर हम बात करते हैं कथक की, और एंड होते होते स्पीड एकदम से फास्ट होके फिर स्लो होके ये कहीं ना कहीं एंड हो जाता है। अब बहुत डीप में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, था, टोडा एंड टुकड़ा, तराना, क्रमालय, 4-5 टर्म्स तो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। 4 मेजर स्कूल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, घराने कौन कौन से हैं। पहला जो घराना है वो अवध का यहाँ पे लखनऊ घराना माना जाता है, जो कि वाजिद अली शाह जी ने ही कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया था, और ये जाना जाता है अपनी एलिगेंस के लिए और ग्रेसफुल मूवमेंट के लिए। ठीक है, जो सारे फीचर्स हमने बात की वो तो डेफिनेटली इसके अंदर होंगे, लेकिन थोड़ा सा ग्रेसफुल, थोड़ा सा एलिगेंस आप कह लो, उतना एग्रेशन नहीं, थोड़ा कम एग्रेशन यहाँ पे आपको पाया जाएगा। सो दिस इज़ लखनऊ घराना। ठीक है, उसके बाद है जयपुर घराना। जयपुर घराना जाना जाता है अपनी स्पीड के लिए, जो फुटवर्क की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तगड़ी होती है, बहुत मल्टीपल स्पिन्स यहाँ पे लिए जाते हैं, तो स्पीड में जयपुर घराना को कोई यहाँ पे मैच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बहुत तगड़ा फुटवर्क, स्पिन्स और स्पीड के ऊपर काफ़ी यहाँ पे जयपुर घराना फोकस करता है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें पखवाज के साथ यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। पखवाज मीन्स एक ढोलकी सी हो गई, ढोलकी जो होती है, मृदंग जैसे हमने साउथ इंडिया में कर्नाटक म्यूजिक के साथ बात की थी, दिस इज पखवाज। उसके बाद बनारस घराना, जो कि जानकी प्रसाद जी ने यहाँ पे डेवलप किया था, उसमें यहाँ पे जो डांस के बोल होते हैं, ठीक है, जो कि हमने बात की कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बोल भी साथ में चल रहे होते हैं, उसको नटवरी भी बोल देते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पे काफ़ी फोकस होता है, तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक के जो बोल हैं उसके ऊपर फोकस यहाँ पे काफ़ी रहता है। ठीक है, और बाकी जो सीक्वेंस है उनमें थोड़ा बहुत यहाँ पे फेरबदल कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, और रायगढ़ घराना, और ये राजा तक चक्रधर सिंह के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, और इसमें म्यूज़िक के ऊपर जो पीछे से तबला बज रहा होता है, ठीक है, परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट उसी को बोलते हैं, उसके ऊपर काफ़ी फोकस करता है। हालांकि सबसे फेमस जो है जयपुर और उन्हीं को माना जाता है, जयपुर और जो आपका लखनऊ है। देन हम आते हैं मणिपुरी डांस के ऊपर, जो कि बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे डांस आ जाता है, और नॉर्थ ईस्ट के का दूसरा क्लासिकल डांस है। पहला है सत्रिया जिसकी हम बात कर चुके हैं, दिस इज़ मणिपुरी विच इज़ द सेकेंड। ठीक है, मणिपुर हालांकि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस आजकल वहाँ पे चल रहा है, लेकिन आज बात करते हैं उसके कल्चर की। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इसमें मणिपुर का ओरिजिनल कल्चर भी कहीं ना कहीं शामिल होगा।
तो जब भी मणिपुरी डांस की बात आती है तो मणिपुरी डांस में आप देखते हैं कि ये जो गर्ल की एक आपको जो फ्लोइंग स्कर्ट दिख रही है, ये एक बिल्कुल ट्रेडिशनल एक ट्रेडमार्क चीज़ है। इसको देख कॉस्ट्यूम को देख के ही पहचान जाते हैं कि ये मणिपुरी डांस है। ठीक है, अब मणिपुरी डांस का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी पुराना है और मणिपुर के कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। अब मणिपुर को की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है और इसके अंदर बाकी कल्चर्स का जो इन्फ्लुएंस आपको कम दिखता है क्योंकि जोग्राफिकली बहुत आइसोलेटेड है। ठीक है, तो बाकी जो कल्चर्स हैं वो पेनिट्रेट कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। जैसे हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात करते हैं तो उसमें अरबी और फारसी जो कल्चर है वो भी कहीं ना कहीं आ जाता है, एंटर कर जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स नॉर्थ इंडिया में रूल करने आए थे और काफ़ी लोगों का वहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ। मणिपुर बिल्कुल साइड में रह जाता है, जोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम अदरवाइज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ उसको जोड़ के देखें तो काफ़ी अलग थलग पड़ा हुआ है। तो मणिपुर का ओरिजिनल जो एंशियंट कल्चर है वो भी इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो वैष्णविज्म की बात यहाँ पे भी होगी। ऐसा नहीं है कि वैष्णविज्म की थीम्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी। वैष्णविज्म 15th सेंचुरी जो हमने बात की थी कथक में, तो 15वीं सेंचुरी क्योंकि भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पे, तो वैष्णविज्म आज से 400-500 साल पहले जब नॉर्थ ईस्ट को भी स्वीप कर रहा था, शंकर देव आचार्य जी की बात हमने असम में ऑलरेडी की है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको मणिपुर में दिखता है। तो वैष्णविज्म की थीम के साथ जो कृष्ण और राधा जी का जो एक थीम है वो यहाँ पे बहुत पॉपुलर होना शुरू होता है, लेकिन उससे भी पहले, ठीक है, और शिवा और पार्वती जो हैं उनकी थीम भी यहाँ पे पॉपुलर है। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड की बात करें मणिपुरी डांस की तो वो एंशंट मणिपुर के कल्चर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वहाँ पे एक देवी जो है लाई हराओबा, ठीक है, देवी मानी जाती हैं। ठीक है, और वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रामा थिएटर ड्रामा डांस वहाँ पे माना जाता है। ट्रेडिशनल आप कल्चर की तरह उसको उसको कहीं ना कहीं मान सकते हैं। तो लाई हराओबा से आगे इवॉल्व होके मणिपुरी डांस इस तरीके से पहुंचा है। तो एंशंट कल्चर में जब वैष्णविज्म की एंट्री होती है तो उस ब्यूटीफुल फ्यूजन को हम कह सकते हैं मणिपुरी डांस, जिसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं। ठीक है, तो 15th सेंचुरी के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होना शुरू होता है जो कि प्रेजेंट फॉर्म में हमें दिखता है। और इसके अगर फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको कम से कम एग्रेशन दिखता है। जब हम टिपिकल रासलीला की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा एलिगेंस और ग्रेसफुल आपको मूवमेंट्स दिखेंगी। हमने कथक में बात की थी कि उसमें घुंघरू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कथक में, और काफ़ी एग्रेसिव फुटवर्क रहता है। फुटवर्क और हैंड जेस्चर्स का जो मूवमेंट है बहुत तेज़ रहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, स्लो मूवमेंट्स होंगी, और जो यहाँ पे राउंड्स भी होंगे, स्पिन्स भी होंगे, वो भी बड़े स्लोली होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आप देखते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट सा डांस होता है जहाँ पे राधा और कृष्ण जी की जो थीम है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। ठीक है, एकदम सीमलेस सा डांस रहता है, मतलब आपको लगेगा कि जैसे पैरों की कोई आवाज़ ही नहीं, क्योंकि घुंघरू जैसी चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। तो जिस तरीके से ग्रेसफुली मूवमेंट यहाँ पे स्पिनिंग हो भी रही होती है, जिस तरीके से मूव कर रहे होते हैं डांसर्स, तो बिल्कुल भी आवाज़ यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है अगर आप दूर से देखेंगे कि इतना ज़्यादा थीमेटिक होता है कि आपको लगेगा कि जैसे ऊपर से कठपुतली होती है उससे आप डांसर्स को कहीं ना कहीं मूव कर रहे हो। ठीक है, इतनी ज़्यादा कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं, हैंड की लगा लो या फिर किसी भी चीज़ की लगा लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कौन सी मुद्रा। अब यहाँ पे हैंड मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बड़ी स्लो और ग्रेसफुल होती है, एग्रेसिव नहीं होती जैसे कि हमने बाकी डांसेस में बात की है, कथकली, कथक एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे बहुत स्लो और ग्रेसफुल और डेलिकेट मूवमेंट होती है हैंड्स की, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है दैट इज़ नागभंड मुद्रा। ठीक है, जिसके अंदर हैंड के थ्रू 8 बनाने की कोशिश की जाती है। आपको इस तरीके की जो हैंड मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है मणिपुरी में, और ये जो मुद्रा है इस तरीके से जो लेडी बना रही हैं, ये मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और यहाँ के मतलब बहुत टेक्निकल सा डांस आपको लगेगा जिसके अंदर एग्रेशन और तेज़ी बड़ी कम आपको दिखेगी। ठीक है, और म्यूज़िकल कंपोजिशन जैसे कि स्वरमाला, चतुरंग एंड कीर्ति प्रबंध, ये चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं परफॉर्म की जाती है। इन नाम को आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, अब मणिपुरी डांस के भी 3 एस्पेक्ट बताए जाते हैं। जो मैंने आपको एस्पेक्ट बताया दैट इज़ द रास, जिसको रास लीला बोलते हैं। जो आपको ये परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, ये गोपियाँ हैं, ये कृष्ण जी हैं।
ठीक है, इनकी जो स्कर्ट दिख रही है, तो ये रास लीला यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ दो यहाँ पे एग्रेसिव डांस भी हैं। रास लीला तो बिल्कुल आपको सॉफ्ट और फेमिनिन दिखेगा, लेकिन इसके अंदर जो एग्रेसिव डांस है, संकीर्तना और द थंगटा, थंगटा को हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। हालांकि मणिपुरी डांस में इसको गिन लेते हैं, बट दिस इज़ अ सेपरेट मार्शल आर्ट फॉर्म। सो मणिपुरी रासलीला की बात है तो यहाँ पे मेन राधा जी होती हैं, कृष्ण और उनकी गोपियाँ होती हैं, और जो कि बहुत ही एक ग्रेसफुल तरीके से डांस कर रही होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, ठीक है। और राधा जी यहाँ पे अलग हो रही हैं, गोपियों से कृष्ण जी अलग हो रहे हैं, तो यही सब यहाँ पे थीम होती है। और ये आप देख पा रहे हो संकीर्तन, ठीक है, जो कि मेनली यहाँ पे मेन परफॉर्म करते हैं, और ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट भी है जो संकीर्तन है। इस तरीके से पगड़ियाँ होती हैं, वाइट उनकी धोतियाँ होती हैं, और इनके हाथ में एक ढोलकी सी होती है जिसको पुंग बोला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये पुंग को लेके स्पिन भी करते हैं, तो बड़ा एग्रेसिव यहाँ पे डांस होता है। दिस इज़ नोन एज संकीर्तन। इसके भी जो थीम है कहीं ना कहीं वैष्णविज्म के साथ ही जुड़े हुए हैं। पुंग और करतल, करतल मीन्स चिम्बल्स, ऐसे चिमटे बजाने वाले जो होते हैं, ठीक है। और मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ डांस जो कि संकीर्तन में जो हमने बात की है उसको चोलोम भी बोलते हैं, चोलोम, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। नाउ दिस इज द थंगटा, जो कि हम अलग से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ कि थंगटा की जब बात आती है तो यहाँ पे भाला और तलवार के साथ, जैसे कि आप मॉक फाइट करते हैं, ठीक है। जैसे कि तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे सिलंबम है, कलरीपयट्टू है, वो मार्शल आर्ट फॉर्म है। इन केरला, पंजाब में है गतका। तो एक दूसरे के साथ जब आप मॉक फाइट्स करते हैं, जब आप लड़ाई की कला को सीखने की कोशिश करते हैं, उसका पार्ट है थंगटा। ये तो बिल्कुल एग्रेसिव है, मैस्कुलिन है, और इसके अंदर लड़ाई की जो शैली है उसको सीखने की कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ पे की जाती है। अब मेन जो प्रपोनेंट्स हैं यहाँ पे मणिपुरी की, जैसे हम बिरजू महाराज जी की बात की कथक में, तो यहाँ पे झावेरी सिस्टर्स, आप झावेरी सिस्टर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है मणिपुरी को प्रमोट करने में। ये जो सिस्टर्स हैं ये बहुत बड़ा एक चेहरा बन गई थी इस डांस का, तो इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मणिपुरी के लिए जाना जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये पुंग है, इस तरीके का ढोलक सा, एंड दिस इज मंजीरा, और करतल या फिर जिसको हम चिम्बल्स कह देते हैं, चिमटे टाइप कह देते हैं। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बार पूछा भी गया है। तो अलग अलग इलाके में जो इनके डिफरेंट नेम्स हैं, नेम्स के ऊपर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अब इनके ड्रेसेस की बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ी यूनिक सी ड्रेस होती है मणिपुरी की, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रेस की बात करें तो यू कैन सी, ये जो ट्रांसपेरेंट आप एक चुन्नी सी देख रहे हैं जो डांसर ने यहाँ पे ले रखी है, ट्रांसपेरेंट होती है, और ये गोपीज़ का आप कह सकते हो कॉस्ट्यूम है। इसको कहते हैं मेखुम्बी, जो ट्रांसपेरेंट आपको एक यहाँ पे दुपट्टा जैसा दिख रहा है। उसके बाद है क्यूमिन, ये जो आपको सिल्क की स्कर्ट दिख रही है जो कि बिल्कुल ट्रेडमार्क है यहाँ पे मणिपुरी का, वो उसको क्यूमिन कहते हैं। उसके ऊपर पसवान, जो यहाँ पे सिल्वर गॉज ये जो आप लगा हुआ है इसके ऊपर, डैट इज पसवान। खाओ खाउन, दैट इज रेक्टेंगुलर रिब्लॉडेड पीस विद बेल्ट, ये जो बेल्ट सी आपको दिख रही है इसको यहाँ पे खाउन बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूमिन और मेखुम्बी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में आ सकती हैं। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो मेल कॉस्ट्यूम क्या है। अब यहाँ पे कृष्ण जी बने हुए हैं, इनके ऊपर यहाँ पे मोर पंख सा लगा होता है, ठीक है, पूरा ताज जैसा लगता है, इसको बोलते हैं चूरा, ठीक है, जो कि मोर पंख का यहाँ पे बना होता है, बिल्कुल हेड के ऊपर होता है। एंड फेचोम, ये धोती है जो बिल्कुल एकदम सैफरन की ड्रेस यहाँ पे होती है, दिस इज़ दी फेचोम। तो ये यहाँ पे 5-6 टर्म्स हैं जो अगेन कॉस्ट्यूम से रिलेटेड है और पूछी जा सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर क्लासिकल डांसेस सेशन, ठीक है। क्लासिकल डांसेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो अलग यहाँ पे जो कल्चर के जो एस्पेक्ट हैं, चाहे वो थिएटर है, बाकी चीज़ें, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियोस देखते रहें, न्यू टर्म्स सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद।